अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और हमारा सफ़र शुरू होगा इस सुमो के साथ। हम जा रहे हैं ट्रिप माई सोल कंपनी के साथ, जिनके साथ हम पहले भी केदारकंठा जा चुके हैं, बट इस बार हम जा रहे हैं क्वारी पास और इस बार का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ें। अगर आप देवप्रयाग से गुजर रहे हैं तो बिना संगम के दर्शन किए तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। देखिए यहाँ पे दो नदियाँ मिल रही हैं, जो हरी वाली है ये है भागीरथी और जो ब्राउन वाली है वो है अलकनंदा। ये दोनों मिलके बनाती हैं गंगा। एक नदी और है जो है सरस्वती, जो इन दोनों के साथ मिलती है, बट वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसको माना जाता है कि वो धरती के नीचे से इनके साथ मिल रही है। ये वही जगह है जहाँ पे राम जी ने रावण की हत्या के बाद अपराध मुक्त होने के लिए तपस्या भी की थी और उनकी यादगार में ये मंदिर भी बना हुआ है। हमारे पहले दिन का सफ़र आके रुका है पीपल कोटी में। यहाँ पे अभी हम शाम को अपनी चाय और स्नैक्स ले रहे हैं। तो हमारा क्वारी पास का सफ़र शुरू होगा कल सुबह और आप भी चलेंगे मेरे साथ। दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के 7 बजे हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके पीपल कोटी से आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल पर, जो कि यहाँ से 40-45 किलोमीटर आगे है, जहाँ से हमारा मेन ट्रैक शुरू होगा। तो आइए चलें। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। 8 बजे मैं पीपल कोटी से निकला था, तो लगभग 2.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं तुगासी गांव पहुंच चुका हूं और इसी गांव से क्वारी पास का सफ़र हमारा शुरू होता है। ये है ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और ये आप देख सकते हैं तुगासी गांव। इस रास्ते से हमारा सफ़र शुरू होगा। क्वारी पास के ट्रैक की शुरुआत में ही तुगाशी विलेज है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर आटा चक्की लगी हुई है। तो यहाँ पेड़ काट कर एक ट्रैक बनाया गया है, जहाँ से ऊपर से पानी प्रेशर से आ रहा है और ये इसके अंदर जा रहा है। अब अंदर का आपको सीन दिखाता हूँ। अंदर इस तरीके का एक पत्थर होता है, जहाँ से जो पानी के प्रेशर से घूमता है और आटा ऑटोमेटिकली पिसता रहता है और फिर पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अंदर एक रोटर लगा हुआ है, जिसके साथ बकेट्स अटैच हैं और पानी के प्रेशर से वो उसको घुमा रहा है और यही रोटर ऊपर उस पत्थर को घुमा रहा है जहाँ पर आटा पिस रहा है। ये हमें एक दोस्त मिला अपने रास्ते पे, इसका नाम है सुबू और ये भी हमारे साथ ट्रैकिंग पे जा रहा है। ये ऐसे लोगों को भालू उठा के लेके जाता है, जो जानबूझ के ग्रुप से पीछे पीछे चले होते हैं गाने बजाते हुए हैं, और एक दो का तो पता ही नहीं है भाई साहब कहाँ बैठ गए हैं। हमारे डीजे वाले बाबू म्यूजिक बजाते हुए वादियों में। और ये मेरे दोस्तों ने मुझे ढूंढ लिया और दौड़ते दौड़ते दोनों मेरे पास आ गए। हाँ सुब्बू, हाँ आजा 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 आजा, इधर बैठते हैं थोड़ी देर। अब हम अपना 4 किलोमीटर का ट्रैक पार करके अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज हम यहीं पे रुकेंगे और गर्मा गर्म लंच भैया ने हमारे लिए तैयार करवा के रखा हुआ है और ये हमारे टेंट्स हैं जिनमें आज रात हमें सोना है। चल
फ्रिज को बर्फ से निकालता है। मैं दो ऑप्शन देता हूँ। बर्फ को फ्रीजर के अंदर से निकाला तो उसको एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर पर रख दिया, वो जल्दी गलेगी, या उस बर्फ को तू पानी में डाल देगा वो जल्दी गलेगी। पानी में डाल देगा। अब तो मेरा बात समझना। ये हमारा टेंट है और अभी सिर्फ 8 ही बजे हैं और आप देखिए इसके ऊपर बर्फ जमने शुरू हो गई है। और ये जो कैसे आइस फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो बर्फ जम रही है ना, ये सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये टेंट के अंदर भी है। मैं आपको टेंट के अंदर का हाल दिखाता हूँ। ये हमारे टेंट के अंदर का हाल है। ये बर्फ अंदर भी जमने लग गई है। डिनर खत्म करके हम सभी प्रिपेयर्ड स्लीपिंग बैग्स में जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं स्लीपिंग बैग को अनबॉक्स कैसे किया जाता है। स्लीपिंग बैग इस तरीके के बैग में आता है और इसको आप जब निकालेंगे तो देखिए कितना बड़ा ये बन जाता है। इस जिप को खोल के आप अंदर जाएंगे और उसके बाद इसके अंदर लेटने के बाद आप जिप को ऊपर कर देंगे और ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से जिप लगी होती है और ये काफ़ी गर्म होता है। कितनी भी सर्दी हो ये आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। ललित भाई, टेंट के अंदर के टेम्परेचर के बारे में क्या फीडबैक है आपका? दोस्तों, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। मैं इधर आया क्यों? मैं लिटरली 200-400 ज़्यादा ले लो, बीप कर दो, रेस्क्यू करा दो। सुबह हो चुकी है, फाइनली सूरज निकल चुका है हमारे दूसरे दिन का। और रात को इतनी ठंड थी कि हौसले पूरे ख़त्म हो रहे थे, बट सूरज के निकलने के साथ ही वापस हिम्मत आ रही है। हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके अपने दूसरे दिन के सफ़र पर निकल चुके हैं और ये जो पूरा ट्रेल है पूरा जंगलों से और पेड़ों के बीच से होते हुए जाता है। रास्ते में आपको ये जो पेड़ दिखेंगे ये सारे ओक ट्रीज़ हैं। ये आप कहो कि मैक्सिमम इनमें से ओक ट्रीज़ हैं। और ओक वो लकड़ी है जिसको दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के पेड़ भी मिलेंगे। अगर आपको वो छोटा सा पेड़ दिख रहा है तो उस पर ब्रांच के फूल लगते हैं, जिससे ब्रांच के फूल का जूस बनता है और वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो वैली है ये कीड़ा जड़ी के लिए भी बहुत फेमस है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि कीड़ा जड़ी क्या होती है, तो बेसिकली एक कीड़ा ही होता है जो पहाड़ों पे हाइट की तरफ बढ़ता रहता है और जब बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ के अंदर ही दब के मर जाता है और उसकी डेड बॉडी के ऊपर एक फंगस उगती है जो एक पतली सी डंडी की तरह ऊपर को ग्रो होती रहती है। फिर जब मार्च अप्रैल में बर्फ़ पिघलती है तो वो पहाड़ों पे जगह जगह आपको कीड़ा जड़ी मिलती है। अब उससे होता क्या है, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ साल पहले चाइना के ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मेडल आने लग गए, तो लोगों को शक हुआ कि मे बी वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। फिर कुछ कंट्रीज़ ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो उनका टेस्ट हुआ, बट ड्रग्स तो मिले नहीं। तो फिर कुछ जासूसों को भेजा गया पता करने के लिए ये लोग ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये क्या कर रहे हैं। तो पता लगा कि वो लोग कीड़ा जड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ हिमालयन रीजन में मिलती है और उसकी वजह से उनकी हेल्थ इतनी अच्छी रह रही थी। तो कीड़ा जड़ी के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे आपके हार्ट को अच्छा रखती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और अगर आप रेगुलर कीड़ा जड़ी खा रहे हैं तो बेसिकली वो आपको एक टाइप का सुपर ह्यूमन बना देगी। यह है इन पहाड़ों पर मिलने वाली लाइकेन। ये एक टाइप की फंगस ही है जो यहाँ के पौधों और पेड़ों पे उग जाती है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं, जैसे इसके मसाले भी बनते हैं और इससे मेहंदी का रॉ मटेरियल भी बनता है और ये काफ़ी वैल्यूएबल है।
हम अभी अपने ट्रैक पे चले हुए हैं बर्फ़ के बीच में और कुदरत ने हमारा स्वागत फ्रेश स्नो के साथ किया। चलते चलते हल्की हल्की बर्फ़ भी गिरने लग गई है। मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। लगभग 5 से 6 घंटे का सफ़र तय करके, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर्स का पैदल सफ़र तय किया है, वो कंप्लीट करके हम अपने सेकंड कैंप तक पहुंच चुके हैं, जहां पर सभी ने अपने अपने टेंट्स लगाए हुए हैं और यही हमारा आज का रेस्टिंग स्टेशन है। यह है मेरा वाला टेंट। ये हमारे स्लीपिंग बैग्स पड़े हैं और फाइनली मैं अपने टेंट के अंदर पहुंच चुका हूं। बट यहाँ पर जो ठंड का माहौल है वो तो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एस्टिमेट था कि इस जगह पर -8 टेम्परेचर होना चाहिए। बट अभी यहाँ पे लगातार बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो मेरा एस्टिमेट तो है कि -8 से तो बहुत नीचे होगा यहाँ का टेम्परेचर और बहुत ही अनबेरेबल ठंड है यहाँ पे। साइड में नदी बह रही थी हमारे, जो बिल्कुल ही जम चुकी है। सो आई हैव सम फेलो ट्रैवलर विद मी एंड ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज ट्रैक। तो मैं उनसे जानना चाह रहा था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्वारी ट्रैक पे और ठंड के बारे में आपका क्या फीडबैक है। हेलो, मेरा नाम राहुल है। अभी हमने क्वारी पास ट्रैक फिनिश किया है, मतलब बेस कैंप में हैं हम अभी। तो बहुत ही सुंदर ट्रैक है। वैसे रात में यहाँ पे नींद नहीं आती है टेंट में। 2 घंटे भी सो जाओगे तो बहुत अच्छा है। माउंटेन में 2 घंटे नींद आ गई तो बहुत खुदकिस्मत हो गया आप। तो ट्रैक बहुत अच्छा है, सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ठंड के बारे में क्या फीडबैक है आपका? ऊपर कितनी ठंड है? बहुत ठंड है। वैसे मैं तो बिना ग्लव्स के गया था। वैसे हवा चलती है तो बहुत ठंड पड़ती है, हवा नहीं चलती है तो माउंटेन्स का कवर है, ठंड नहीं पड़ती उतनी। जैसे बीच में एक पैच है, वहाँ पे पूरा आइस है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो चलना। तो वो टेक्निकल जैसा हो जाता है, वहाँ पे फिसलने का चांसेस हो जाता है। थोड़ा सा फिसल गया तो सीधा खाएगा। ओके, वहाँ पे थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। बर्फ बहुत भयंकर तरीके से गिर रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 1 घंटा भी नहीं हुआ है बर्फ को गिरते हुए और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे सफ़ेद रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको टेंट्स की हालत दिखाता हूँ और ये हालत सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में हुई है और यहाँ पे बादल इतने घने हैं कि पता नहीं कितनी देर तक बर्फ गिरने वाली है। टेंट बर्फ में दफन होते जा रहे हैं। हम लोग अभी भी उठे हैं सुबह 7 बजे और रात को बाहर इतनी बर्फ गिरी है कि पूरा माहौल ही बदल चुका है। और ठंड का मैं टेम्परेचर तो एस्टिमेट नहीं कर सकता, बट आई एम वेरी श्योर आपका फ्रीजर भी इससे गर्म होगा। आप बाहर का सीन देखिए। सब कुछ सफेद हो चुका है। टेंट भी आधे आधे धंस चुके हैं बर्फ में। कम से कम 3-4 फुट बर्फ गिरी है रात को और ये सिर्फ यहाँ का माहौल है। समिट पे तो पता नहीं क्या हो चुका होगा। अभी सूरज निकल चुका है तो मैं अपने ग्रुप के साथ ट्रैक शुरू करने जा रहा हूँ। सूरज के निकलने से काफ़ी हौसला बढ़ा। पहले तो ठंड से बुरा हाल हो रखा था, बट जब तक सूरज निकला हुआ तब तक टेम्परेचर थोड़ा ओके फील हो रहा है। अभी मैंने पहने हुए हैं 3 पेयर सॉक्स, जिनमें से एक वुलन है, उसके ऊपर शूज़, उसके ऊपर माइक्रो स्पाइक्स, उसके ऊपर मैंने उसके बाद 3 लोअर डाले हैं, एक गेटर डाला है, अंदर मैंने 3 लेयर ऑफ वुलन क्लोथिंग डाली है, उसके ऊपर एक स्वेटशर्ट डाली है, उसके ऊपर डाउन फेदर जैकेट, ऊपर एक वार्म कैप और चश्मे। और ये इतनी चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं। इवन मैंने ग्लव्स भी 2 डाले हैं। उसके बाद भी जो ठंड है वो अंदर तक पेनिट्रेट करने की ताकत रख रही है। तो अगर आपका गियर प्रॉपर नहीं है तो आप इस तरीके का
ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इतना कुछ लाने के बाद भी मैंने एक गलती ये करी कि मैं ट्रैक पैंट नहीं लाया, मैं नॉर्मल लोअर ले आया था। तो होता क्या है कि जब आप बर्फ़ में चल रहे होंगे और अगर आपने नॉर्मल लोअर डाला है तो वो आपके लोअर को गीला कर देगा और आप उसके बाद ट्रैक करना तो भूल जाइए। तो आपके पास एक स्पेशल ट्रैक पैंट होनी ही चाहिए अगर आप इस टाइप के ट्रैक पर जा रहे हैं। ये है माइक्रो स्पाइक्स और गेटर्स जो बहुत ही एसेंशियल है स्नो में ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और एसेंशियल है, वो है आपके गॉगल्स। अगर आपने गॉगल्स नहीं पहने होंगे तो जब सूरज की रोशनी बर्फ़ पे पड़ती है तो आंखों में एक टाइप की ब्लाइंडनेस हो जाती है, इवन आपको दिखना भी बंद हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाई चांस भूल गए हैं तो एटलीस्ट आप किसी और से मांग लीजिए, बट अगर आप बिना चश्मे के चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। इस पॉइंट के आगे चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज़ जो बर्फ़ है वो घुटनों से भी ऊपर तक गिरी हुई है और पैर जो हैं वो लगातार स्लिप हो रहे हैं। पैर टिकाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक छोटी सी टेक्निक है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके बिना चलना तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी हील्स रखनी है, फिर पैर रखना है। मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। मेरे शूज़ के ऊपर थोड़ा कपड़ा सा लगा हुआ था, वैसे हैं तो ट्रैकिंग शूज़ ही, बट थोड़ा सा इन्होंने कपड़े का यूज़ किया था जहाँ से बर्फ़ ने पेनिट्रेट करके मेरे शूज़ को गीला कर दिया और मेरी पैर के अंदर तक थोड़ा थोड़ा पानी जा चुका है। बट एनीवेज चलने का स्टाइल ये है कि आपको सबसे पहले अपनी हील्स रखनी है, उसके बाद पैर रखना है। जब भी आप ट्रैक कर रहे हो तो अपने साथ जूसीज़ और चॉकलेट्स वगैरह ज़रूर लेके चलिए। मेरे पास भी कुछ चॉकलेट्स और जूसीज़ वगैरह हैं जो अभी मैं पी रहा हूँ। अभी मैं पहुंचा हूँ भाकरबदा टॉप। क्वारी पास यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा दूर है, बट इस पॉइंट के आगे कोई भी नहीं जा रहा क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है और जितने भी ट्रैवलर्स आ रहे थे वो सब यहीं पे सबमिट करके वापस मुड़ रहे हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से क्वारी टॉप दिखाता हूँ। वो सामने जो टॉप दिख रहा है वो है क्वारी टॉप, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाऊँगा चाहे कोई जाए चाहे ना जाए। सो मैं अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू कर रहा हूँ। लोग डर रहे हैं आगे जाने से। कोई भी नहीं जा रहा, सभी लोग यहीं पे रुक के, ये इनका समिट हो गया, ख़त्म। हम 2 लोग ही जा रहे हैं ऊपर अभी। जो मैंने स्टार्ट किया है मैं उसे ज़रूर ख़त्म करूँगा। इट्स माय प्रॉमिस टू माई सेल्फ। सो अभी मैं रास्ता बनाते बनाते चल रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे एक भी पैर का कोई ट्रेल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्वारी पास अभी कोई जा ही नहीं रहा है। हमारे भी पैर 3-4 बार स्लिप हो चुका है, चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस ट्रेल पे, बट हम चले हुए हैं एनी हाउ। करेंगे हम लोग, करेंगे। हाँ, करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो कोशिश ना करे वो तो मंजिल पे पहुंच नहीं सकता। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी देखी जाएगी। बट ये है कि पैर बहुत स्लिप हो रहा है अचानक ही। कम से कम 3 से 4 फुट बर्फ है यहाँ पे। ज़्यादा ही होगी, हमारा कई जगह तो घुटने से भी ऊपर आ जा रही है और अचानक ही पैर स्लिप हो जा रहा है। पता नहीं लग रहा सरफेस कहाँ पे है तो खाई कहाँ पे है। देखो आना है तो ऐसी जगह जाओ।
ओली मनाली जाके क्या फ़ायदा, कार से उतरे, ठीक है, चाउमीन मैगी खाई, ठीक है, थोड़ा दारू वारू पिया, थोड़ा पार्टी वार्टी की, खत्म। दैट इज़ नॉट एडवेंचर। आना है तो कौरी आओ, पता चलेगा रियल एडवेंचर क्या है। ट्रैकिंग करो, ट्रैक पोल जब साथ होता है ना, और वेदर ऐसा होता है, साथ में इतनी स्नो होती है, पता चलता है आप देखो मेरे एफर्ट्स लगते हैं। घुटने तक पैर अंदर धस जा रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है यहाँ पे। लाइफ को रिस्क पर डालो यार, मज़ा आता है। जब अचीव हो जाता है ना, मज़ा आता है। चलो आगे चलें। एक भी पैर का कोई ट्रेल ही नहीं है, एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई आज लगता है इस पूरे सीज़न में यहाँ तक जाने की। घुटने भी डूब गए हमारे, जितना आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा बर्फ़ है। पता नहीं कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है इस एरिया में। जमीन थोड़ा और नीचे है, ये देखो इतनी बर्फ़ गिरी है, और इससे ज़्यादा ही गिरी है क्योंकि आधी तो अभी भी दफन है। इतना ट्रैकिंग पोल ऑलरेडी जा चुका है बर्फ के अंदर। कम से कम आई थिंक 5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गिरी है इस एरिया में। अभी थोड़ा और ऊपर जाएंगे, वहाँ पे और ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, करते हैं। हमारे ट्रेल पे हम ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे आप रिस्क फैक्टर देखो, पूरी ढलान है। यहाँ पे आपने एक भी जगह गलत पैर रखा तो आदमी कहाँ जाके मिलेगा कोई आइडिया नहीं। एक के बाद एक पैर तभी बढ़ाना है जब कंफर्म्ड हो कि आगे जगह है। और अब मेरा डंडा देखो, जो स्टिक में लेके चला हुआ था, पूरी की पूरी बर्फ़ में धंस जा रही है, इतनी गहरी बर्फ़ गिरी हुई है। हाँ हाँ, अभी हम बिल्कुल ढलान पे है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है इस जगह पे, मतलब कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल ढलान है। अगर मैं देखो ये स्टिक छोड़ूंगा ना तो नीचे जाएगी, ये देखो स्टिक छोड़ूंगा नीचे जाएगी। बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है यहाँ पे। स्टिक पूरी की पूरी धंस जा रही है बर्फ़ में। ध्यान से ध्यान से। बहुत स्लिपरी जगह है। हाँ, क्योंकि पूरी ढलान है, सीधा ढलान है, खाई है, कोई रास्ता नहीं है इधर। थोड़ा घुटनों का सहारा लेके आराम आराम से चलो। पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। इस पॉइंट के आगे रास्ता बहुत ही रिस्की और बहुत ही डिफिकल्ट है। हम अपने घुटनों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं रेंगते हुए, क्योंकि
चलने में बार बार पैर फिसल जा रहा है और बार बार हम स्लिप हो जा रहे हैं। अभी मैंने और एक और भाई जो मेरे साथ चले हुए थे, हमने जो ट्रेल बनाया है तो उसे देखकर एक दो लोगों में और हिम्मत आई और एक दो लोग और आ रहे हैं और कम से कम 150 से ज़्यादा लोग आधे रास्ते से ही मुड़े हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैमरा बंद कर दिया था शूटिंग करना, क्योंकि वो रास्ता इतना ज़्यादा रिस्की हो चुका था कि वहाँ पे हम लोग लिटरली लेट के आए हैं। हाथ पैर सबका जोर लगा लगा के वो रास्ता पार हुआ है। वहाँ पे चलने की कोई भी जगह नहीं थी और साइड में पूरी खाई थी। मैं क्वारी समिट के एकदम पास हूँ। ये जो ऊपर वाली चोटी आपको दिख रही है, यही है क्वारी समिट। अभी यहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई है तो मेरे को थोड़ा हाथ पैर सब कुछ लगा के चढ़ना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ आपको भी ये रास्ता आगे का दिखाने की। इसके आगे पैर रखने की भी जगह कोई नहीं है, काफी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। Finally we are here at the summit of क्वारी पास। और हमने जो ट्रेल बनाया, हमें देख के और भी लोगों को मोटिवेशन मिली है। हमें दिखा रास्ते में, यहाँ से दूर से दिख रहा है कि एक दो लोग और आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ट्रैक के बारे में? बहुत औसम था यार। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बीच में डिफिकल्टीज आई लेकिन वी टैकल्ड दैट और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। सो इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट वी गेट। थैंक यू गाइस। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत रिस्पेक्टर था, बट अभी जो मैं व्यू देख रहा हूँ ना, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ। सो आप भी आओ। मेरे जूते गिल्ले हो चुके हैं, मेरा लोअर गिला हो चुका है, बट इट वाज ऑल वर्थ इट। यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना, वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। मैं आपको भी दिखाता हूँ।